मोहन के लौटने के बाद घर में एक अलग ही रौनक आ गई थी। वही आंगन, वही मिट्टी, लेकिन अब रामलाल को लगता था जैसे जिंदगी ने फिर से सांस लेना शुरू कर दिया हो। सीता सुबह चूल्हा जलाते समय ज्यादा गुनगुनाने लगी थी और रामलाल की चाल में फिर से वही पुरानी मजबूती लौट आई थी। मोहन अब रोज सुबह बाबा के साथ खेत जाने लगा। पहले जो खेत उसे बोझ लगते थे, अब वही खेत उसे अपनी जड़ों से जुड़ते महसूस हो रहे थे। एक सुबह मोहन ने पूछा, बाबा, ये सब तुमने अकेले कैसे कर लिया? रामलाल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अकेले कोई कुछ नहीं करता बेटा, हालात सिखाते हैं, मिट्टी संभाल लेती है। मोहन चुप हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि खेती सिर्फ मेहनत नहीं, समझ भी मांगती है। गांव की बदली सोच। धीरे धीरे गांव के लोग भी रामलाल के खेत देखने आने लगे। वही लोग जो कभी हंसा करते थे, अब सवाल पूछ रहे थे, रामू काका, ये देसी बीज कहाँ से लाए? गोबर खाद बनाने में कितना खर्च आता है? रामलाल किसी को टालता नहीं था, वह सब कुछ साफ साफ बता देता। उसे लगता था कि अगर उसकी समझ से किसी और का खेत बच सकता है तो उससे बड़ा फायदा कोई नहीं। लेकिन हर बदलाव के साथ विरोध भी आता है। गांव का ही एक बड़ा किसान हरनाम रामलाल से खुश नहीं था। उसके पास जमीन ज्यादा थी, पैसे भी थे, लेकिन फसल में अब वैसी चमक नहीं रही थी। एक दिन चौपाल पर उसने ताना मारा, अब रामलाल खुद को बहुत बड़ा किसान समझने लगा है। 2 खेत अच्छे हो गए तो हवा में उड़ रहा है। रामलाल ने कुछ नहीं कहा, वह जानता था जवाब समय देगा। नई मुसीबत, खुशियां ज्यादा दिन टिके, ऐसा किसान की जिंदगी में कम ही होता है। अगले साल अचानक सरकारी नोटिस आया। गांव के पास से एक नई सड़क और वेयरहाउस बनाने की योजना थी और उसके लिए कुछ जमीन ली जानी थी। रामलाल का खेत भी उस सूची में था। मोहन ने नोटिस पढ़ा और घबरा गया। बाबा, अगर खेत चला गया तो? रामलाल देर तक कागज देखता रहा, फिर बोला, जमीन सिर्फ कागज में नहीं होती बेटा, जमीन आदमी के हौसले में होती है। लेकिन अंदर से वह भी टूट रहा था। यही खेत तो उसकी पहचान थे। साहूकार की वापसी। जैसे ही जमीन अधिग्रहण की खबर फैली, साहूकार फिर आ पहुंचा। इस बार उसकी आवाज और भी मीठी थी। रामलाल, मौका अच्छा है, सरकार पैसा देगी, पहले मेरा कर्ज चुका देना। रामलाल ने पहली बार सीधी आंखों में देखा। कर्ज चुकाऊंगा, लेकिन जमीन बेचकर नहीं। साहूकार हंस दिया, जिद मत करो, किसान की जिद अक्सर उसे डुबो देती है। उस दिन रामलाल देर तक सो नहीं पाया। मोहन का फैसला। अगले दिन मोहन ने कहा, बाबा, मैं शहर वापस जाकर नौकरी कर सकता हूँ, पैसे जमा करेंगे, जमीन बचा लेंगे। रामलाल ने सिर हिला दिया, नहीं बेटा, अगर तू फिर चला गया तो ये लड़ाई अधूरी रह जाएगी। मोहन पहली बार मजबूती से बोला, तो फिर मैं यहीं रहूंगा, इस बार पूरी तरह। रामलाल की आंखें भर आईं। गांव की एकजुटता। रामलाल अकेला नहीं रहा। जब गांव वालों को पता चला कि जमीन छीनी जा रही है तो कई किसान उसके साथ खड़े हो गए। चौपाल पर बैठक हुई। एक किसान बोला, आज रामलाल की जमीन गई, कल हमारी जाएगी। दूसरे ने कहा, अगर जैविक खेती फैलानी है तो ऐसे किसानों को बचाना होगा। पहली बार गांव ने एक सुर में बात की। मोहन ने कागजी काम संभाला। उसने अधिकारियों से मिलना शुरू किया, आवेदन दिए, मीटिंग्स में गया। रामलाल खेत संभालता रहा। एक अफसर ने कहा, अगर आपकी खेती से रोजगार दिखे तो मामला रोका जा सकता है। रामलाल ने उसी दिन तय किया, अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए खेती करेगा। नया मोड़। उसने आसपास के किसानों को जोड़कर एक छोटा समूह बनाया। जैविक सब्जियां, अनाज, दाल सब मिलकर उगाए गए। शहर में सीधा बेचने का रास्ता निकाला गया। पहली बार किसान खुद दाम तय कर रहे थे। हरनाम, जो विरोध कर रहा था, चुपचाप देखने लगा। नतीजा, सरकार की टीम गांव आए, खेत देखे, लोगों से बात की, रिपोर्ट बनी। कुछ महीनों बाद फैसला आया, रामलाल और समूह की जमीन नहीं ली जाएगी, बल्कि वहां जैविक क्लस्टर बनाया जाएगा। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। हरनाम की आंखें खुली। हरनाम खुद रामलाल के घर आया। धीमे स्वर में बोला, रामू काका, मुझसे गलती हो गई, मुझे भी सिखा दो। रामलाल ने बिना किसी गिले के कहा, खेती में दुश्मनी नहीं होती, बस सीख होती है। अंत। आज रामलाल पहले जैसा ही है, साधारण कपड़े, मिट्टी से सने हाथ। फर्क बस इतना है कि अब उसकी आवाज सुनी जाती है। वह जान चुका है कि किसान सिर्फ मौसम से नहीं लड़ता, वह सिस्टम से भी लड़ता है, और फिर भी उम्मीद बोता है, क्योंकि खेत में जो उगता है वह सिर्फ फसल नहीं होता, वह आने वाली पीढ़ियों की हिम्मत होती है।